Mr. President, what do you want to build? What are you trying to build? Sir, can you approve? You saying more missiles? Are you building missiles? अभी तक तो मसला केवल नेतन्याहू का था, लेकिन नेतन्याहू के बेटे ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिसके बाद यकीन मानकर चलिए तख्ता पलट होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि नेतन्याहू के बेटे के निशाने पर फिलिस्तीनी नहीं थे बल्कि अपने ही देश के सेना प्रमुख थे, जिनके बारे में ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया यानी गद्दार करार दिया है। नेतन्याहू के बेटे ने इजराइल के सेना प्रमुख को गद्दार जैसे ही कहा वैसे हड़कंप मच गया। वहीं कतर के लिए क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाऊंगा। हाल ही में जब इजराइल के प्रतिनिधि यूएन में अपनी बात रखने जा रहे थे, वो अपने आप को पीड़ित बता रहे थे कि कैसे उनकी इजराइल की सेना से संबंध रखने वाले सैनिक हमास के कब्जे में हैं, लेकिन उसको लेकर जो कच्चा चिट्ठा सामने आया तो वो मुंह छिपाकर भागते नजर आए। वो कच्चा चिट्ठा क्या है, कैसे फिलिस्तीनी बच्चों के साथ इजराइल के सैनिक कर रहे हैं, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे इजराइल के जनप्रतिनिधि। और तो और अब अमेरिका के अंदर से इजराइल के प्रमुख ने जो बयान दिया है वो यकीन मानकर चलिए ऐलान करता है कि अब इजराइल कमजोर, बेहद कमजोर पड़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, ये इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है। नेतन्याहू के बेटे ने आरोप लगाया इजराइल के आर्मी चीफ पर कि वो म्यूटिनी यानी कि तख्ता पलट, यानी कि तख्ता पलट का मतलब आप समझते ही हैं, कैसे वो म्यूटिनी के लिए यानी कि विद्रोह के लिए तैयारी कर रहे थे, गजा विद्रोह की तैयारी। दरअसल क्या था कि जो इजराइल के सेना प्रमुख हैं उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान में कहा है कि भाई जो हमने इजराइल का जो गजा का जो वॉर है उसे इसी वक्त रोक देना चाहिए। जैसे ये बयान सामने आया वैसे ही नेतन्याहू के बेटे ने इजरायली सेना प्रमुख पर गजा में विद्रोह का आरोप लगा दिया। ये एक बयान अपने आप में बताता है कि कैसे इस पूरे परिवार का हस्तक्षेप है। अब इसे बर्दाश्त करने के लिए इजराइल तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू, बेन गुवेन, स्मोट्रिच अगर ये इजराइल के सेना प्रमुख पर आरोप लगाते तो बात अलग है, लेकिन यह आरोप इजराइल के सेना प्रमुख पर बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने बिना किसी अधिकार के लगाया। उन पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे अब इजराइल पर भारी है। वही देखिए एक और खबर निकली मिडिल ईस्ट मॉनिटर की। नेतन्याहू के सन लेकिन्स ने कतर को नाजी जर्मनी एक्यूज इट्स अमीर एंड मदर ऑफ एंटीसेमिटिज्म। दरअसल जो इनके बेटे हैं आज वो बड़बोले बहुत हो गए भाई। नेतन्याहू के बेटे ने कतर की तुलना नाजी जर्मनी से की है। कतर की तुलना कैसे नाजी जर्मनी से करनी शुरू कर दी। कौन सा कतर? वही कतर जो लगातार कम से कम अमेरिका को अपने यहाँ जगह पनाह दिया हुआ था, है ना, जहां पर कतर में हमला भी हुआ था और उनके अमीर और मां पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगा दिया। ये आरोप अब लगा है। बताइए, ये हरकतें अब शुरू हो गई हैं और मैं बता रहा हूं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है इजराइल, क्योंकि बौखलाहट बहुत है। जब कोई पिता अपने बेटे या बच्चे से जाकर कहे कि बेटा बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए क्योंकि अब जाने का वक्त आ चुका है, या तो मैं ताउम्र जेल में रहूंगा या मेरे साथ मेरे ही देश के लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें भी मेरे साथ जेल जाना पड़े या फिर देश छोड़कर भागना पड़े, तो ये बौखलाहट बनती है। क्योंकि अकेले बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि उनके बेटे पर भी कई गंभीर आरोप हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने इजराइल के टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल किया, उसको दिखाया अलग तरीके से और बेतहाशा खर्च किया और अपनी जेब में ठूंसा भी। इसमें इनका भी मामला चल रहा है, तो कह दिया गया है परिवार समेत हम जेल यात्रा पर जाएंगे। तो बौखलाहट देख रहे हैं आप। अब आइए खबर निकल कर सामने आई, पहले सुनिए। The BBC World Service has compiled material on over 160 cases where children have been shot in Gaza and दरअसल ये रिपोर्ट कहां से निकला है? ये बीबीसी की रिपोर्ट है। यूएन में जो जनप्रतिनिधि हैं इजराइल के, वो पहले गए और उन्होंने मीटिंग में जाने से पहले एक बड़ा बयान दे डाला। बयान ये था कि हमास के कब्जे में, गजा के कब्जे में, फिलिस्तीनियों के कब्जे में हमारे 250 सैनिक थे, जिसमें से 50 अब भी बचे हैं। वो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें ये कर रहे हैं, उन्हें वो कर रहे हैं, तमाम तमाशे। तब तक बीबीसी की एक रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट पढ़िए। बीबीसी ने पाया 160 फिलिस्तीनी बच्चे हैं जिन्हें मार दिया गया, 160। इसमें से बताया 95 तो ऐसे हैं जिनके सिर में गोली मारी गई या छाती पर गोली मारी गई।
तब तो आपके इजरायली सैनिक तो आज भी जिंदा है ना, हमास कब्जे वाले। इनके साथ क्या किया? इनमें से बताया, इनमें से ज्यादातर थे 12 साल के से छोटे बच्चे थे। अब सोचिए, 12 साल का छोटा बच्चा हमास का लड़का बताकर मार दिया गया, और रो कौन रहा है वहां जाकर? मैंने कहा दिया बुझने वाली स्थिति होती है, वैसी कुछ स्थिति नजर आ रही है। अब देखिए, मिकी वेल्स कहते हैं, नेतन्याहू couldn't care less about the remaining 49 Israeli hostage held by Hamas, just as Western power. Media couldn't care less about the 10,000 फिलिस्तीनी hostage. ये इनके बारे में बात नहीं हो रही। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेतन्याहू को हमास द्वारा बंधक बनाए गए 49 इजरायली बंधकों की जरा भी परवाह नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी ताकतों मीडिया को इजरायलियों की तरफ से बंधक बनाए गए 10,000 फिलिस्तीनी बंधकों की जरा भी परवाह नहीं करते। आपने आखिरी बार अब कब किसी यूरोपीय संघ के राजनेता को उनकी रिहाई की मांग करते सुना था? बिल्कुल सही है सवाल। ये तो कम से कम आज लेकर गए कि 50 हमारे इजरायली सैनिक उनके कब्जे में, क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। दरअसल आज इजराइल के पास ये बताने के लिए बचा नहीं कि हम किस आधार पर अपना पक्ष यूएन के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखें। उन देशों के सामने नहीं जो देश हर तरीके से, अमेरिका जैसा देश जो अपने ही देश के नागरिकों को धमकाता है, डराता है कि जो इजरायली कंपनियों को अगर बॉयकॉट करोगे तो मैं तुम्हारा पैसा रोक लूंगा, फंड नहीं दूंगा, उन देशों की नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इजराइल किस तरीके से फेस कर पाएगा, अपना आधार रख पाएगा, उसके लिए अब वो हमास के कब्जे में जो 50 सैनिक है उनका जिक्र कर रहा है, लेकिन उसके कब्जे में जो 10,000 फिलिस्तीनी बंद कर रखे हैं उनके बारे में कौन बताएगा? चलिए एक खबर ये निकल कर आई, ये देखिए, ये पूरी वीडियो देखते चलिए। वीडियो है क्या? ये इजरायली फिलिस्तीनियों के घर नहीं है, ये फिलिस्तीनियों के घर नहीं है जो समंदर के किनारे बने हुए हैं। दरअसल इसके बारे में जब आप सच्चाई जानेंगे तो रूह कांप जाएगी। 2 मिलियन पीपल इस 15 स्क्वायर मील लैंड पर रहते हैं। दिस इज ए कॉन्सेंट्रेशन कैंप, दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये एक कैंप बना दिया गया है जहां बताया यातनाएं दी जा रही हैं, जिसका जिक्र तकरीबन 15-20 दिन पहले भी हुआ था, और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। वहीं मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है, हेड ऑफ यूएस बेस्ड प्रो इजराइल ग्रुप एक्नॉलेज इजराइल ब्रेकिंग जेनोसाइड कन्वेंशन इन गजा। अब तो अमेरिका के अंदर जो प्रो इजराइल ग्रुप के हेड है वो भी मानता है कि बात तो सही है, गजा के अंदर इजराइल ने जो जेनोसाइड कन्वेंशन, जो नियम कानून बने हैं, उसको तोड़ा है। यानी वो भी मानते हैं युद्ध अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू को, वहां की सेना को, वहां के अधिकारियों को, वहां के मंत्रियों को, यानी पूरी नेतन्याहू की कैबिनेट युद्ध अपराधी है, ये उनका मानना है। कौन है ये लोग? प्रो इजरायली, प्रो फिलिस्तीनी नहीं। फिर सुनिए, प्रो इजरायली, इजराइल का समर्थन रखने वाले लोग, उन्होंने कहा। अब इजिप्ट के खिलाफ आपने देखा ही किस तरीके से लोगों में नाराजगी थी कि इजिप्ट ने अपने यहां से रफा क्रॉसिंग नहीं खोली थी, अलग अलग जगह इनके दूतावास पर ताले जड़े जा रहे थे, नाराजगी थी। अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट सामने आए, LCC, उन्होंने कहा हिस्ट्री विल होल्ड सम कंट्रीज अकाउंटेबल फॉर देयर स्टैंड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन गजा। सोचिए, इजिप्ट के खिलाफ हुआ तो इजिप्ट याद दिला रहा है तमाम देशों को कि आपको इतिहास याद रखेगा कि कैसे आप स्थिर खड़े नजर आ रहे थे, चुपचाप खड़े हुए थे जब गजा में कुछ हो रहा था उसके बाद। खैर, अब आइए तस्वीर निकली। एक फेमस डायरेक्टर है क्विंटिन तारंटिनो, इन्होंने खुलकर IDF यानी इजराइल की सेना को सपोर्ट किया और जेनोसाइड को सपोर्ट किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसके लिए कहा जा रहा है ये याद रखा जाएगा, इसे कभी भुलाएंगे नहीं। खैर, एक सवाल जरा यूएस से पूछा गया, यूएस की जो टैमी ब्रूस ने क्या कहा, सुनिए। Speaker Johnson was in the West Bank, which he referred to as Judea and Samaria, and said that it rightfully belongs to the Jewish people. Is that official U.S. policy? And if it's not, what is U.S. policy towards the West Bank? I've said this about other diplomats who've spoken their minds, including Ambassador Huckabee. Certainly, that's not. If there's a policy in that regard, you would hear it from me. So I think ये उलझ गई। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा जॉनसन, स्पीकर जो जॉनसन है, उन्होंने वेस्ट बैंक को लेकर, जो यूएस के स्पीकर हैं जॉनसन, उन्होंने वेस्ट बैंक को लेकर एक दावा किया। उन्होंने कहा ये इजरायलियों का, यहूदियों का है, इस पर यहूदियों को कब्जा होना चाहिए, ये यहूदियों के ही लिए है वेस्ट बैंक। ये जैसे ही कहा, और ये सवाल वहां के रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ये अमेरिका की पॉलिसी है, क्या अमेरिका भी मानता है, पूरा अमेरिका मतलब सरकार ये मानती है कि वेस्ट बैंक यहूदियों का है। इस पर होने लग गया उनका। टैमी ब्रूस कहने लगे क्लियरली दैट्स हिज ओपिनियन, ये उनका ओपिनियन। रिपोर्टर ने फिर पूछा क्या ये अमेरिकी सरकार का ओपिनियन है, उनका भी यही मानना है? तो ब्रूस कहती हैं मैं इसके बारे में बात नहीं करने जा रही, इस पर नहीं बोलूंगी कि ये उनका ओपिनियन है नहीं, सरकार का ओपिनियन है नहीं, लेकिन अभी ये फंसी हुई है सरकार। और जाते जाते देखिए
देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते व्हाइट हाउस की छत पर, वहां तमाम सामने पत्रकार खड़े हैं। Mr. President, what do you want to build? What are you trying to build? Sir, you approved. You saying more missiles? Are you building missiles? What? Come on. किसी ने पूछा आप क्या बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल। सोचिए इस आदमी के दिमाग में टैरिफ, बॉयकॉट, टैरिफ, वॉर, न्यूक्लियर वेपन, बस यही चलता है दिन भर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।